पार्ट 3 स्टेट एग्जीक्यूटिव। और इसमें हम लोग राज्यपाल से संबंधित जो विवाद है, राज्यपाल की भूमिका को लेकर के तरह तरह से विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। कल भूमिका हम लोगों ने पढ़ी थी राज्यपाल की भूमिका, और राज्यपाल की भूमिका में हमने बताया था कि कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रधान है और उसे मंत्रिपरिषद के परामर्श से कार्य करना चाहिए। उच्चतम न्यायालय ने भी यही निर्णय दिया है। कल हम लोगों ने रामजवाया कपूर का निर्णय लिखा है। इसके अलावा राज्यपाल कभी कभी संघ के एजेंट के रूप में भी अपनी भूमिका का निर्वाह करता है। संविधान में लिखी तो नहीं है ये भूमिका, लेकिन व्यवहार में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं जब वह संघ के एजेंट के रूप में कार्य करने लगता है। जैसे अगर उसे राष्ट्रपति शासन के बारे में सिफारिश करनी है तो हमेशा यह अपेक्षा की जाती है कि राज्यपाल इस बात को ध्यान में रखेगा सिफारिश करते समय कि देश की एकता और अखंडता बनी रहनी चाहिए। राज्य की गतिविधियों से कोई ऐसा परिणाम नहीं उत्पन्न होना चाहिए जिससे हमारी देश की एकता और अखंडता को नुकसान पहुंचे। हमेशा जब राज्यपाल रिकमेंडेशन करता है तो उसे रिकमेंडेशन करने में इस बात का ध्यान अवश्य रखना चाहिए। तो इसी तरीके से राज्यपाल ऐसी परिस्थितियों में वह पूरे देश के हित का ध्यान रखते हुए सिफारिश करता है, राज्य के हित का नहीं। तो वो संघ के एजेंट के रूप में एक तरीके से अपनी भूमिका का निर्वाह करने लगता है। तो ऐसे ही कुछ अवसरों पर वो संघ के एजेंट के रूप में कार्य करने लगता है। राज्यपाल की इन्हीं भूमिकाओं को लेकर के विगत वर्षों में यदाकदा विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। राज्यपाल की भूमिका के संबंध में किस तरीके के विवाद उत्पन्न हुए हैं, कौन कौन से विवाद उत्पन्न हुए हैं, उन्हीं के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करने जा रहे हैं। हमने चर्चा की थी कि 1967 तक राज्यपाल की भूमिका को लेकर के कोई विवाद नहीं थे, क्योंकि भारत सरकार के स्तर पर और राज्यों में एक ही दल की सरकार थी, कांग्रेस की सरकार थी, इसलिए विवाद उत्पन्न होने की गुंजाइश नहीं थी। जब 1967 के इलेक्शन में आधे राज्यों में अलग दल की सरकार बनी, तब राज्यपालों की भूमिका विवादों में आने लगी। इसका निष्कर्ष हम सीधे सीधे ये निकाल सकते हैं कि इसका मतलब राज्यपाल की भूमिका को लेकर के जो विवाद है उसका मुख्य कारण राजनीतिक है। अगर राज्यों में और केंद्र में एक ही दल की सरकार हो जाए तो राज्यपाल की भूमिका विवादों में नहीं आएगी। इसका सीधा सीधा अर्थ ही हो गया। और अगर केवल राजनीतिक है तो इससे बड़े दुख और इससे बड़े शर्म की बात नहीं है, क्योंकि मुद्दों के बजाय केवल संकीर्ण राजनीति के आधार पर अगर विवाद उत्पन्न हो तो यह हमारी देश की व्यवस्था के लिए, भविष्य के लिए खतरनाक सिद्ध हो सकता है। कैसे? हमने कुछ राज्यपालों के उदाहरण भी कल आपको बताए थे। रोमेश भंडारी, बूटा सिंह जैसे राज्यपालों ने निष्पक्ष भूमिका निभाई ही नहीं। उन्होंने एक तरीके से पॉलिटिकल एजेंट के रूप में काम किया, राजनीतिक कार्यकर्ता के रूप में काम किया, न कि राज्यपाल के रूप में। ये अकेले लोग नहीं है, ऐसे और भी एग्जाम्पल हैं जहां राज्यपालों की इस प्रकार की भूमिका ने राज्यपालों की भूमिका को विवादित बनाया है और दूसरी ओर भारत सरकार और राज्य सरकारों के बीच तनाव भी उत्पन्न किया है। तो इस तरीके के जो विवाद हैं, इन विवादों का उचित समाधान होना चाहिए, लेकिन तभी होगा जब राज्यपाल पद का राजनीतिकरण रुके, क्योंकि विगत वर्षों में राज्यपाल पद राजनीति का पद हो चुका है। जो राजनीतिक दलों के सक्रिय कार्यकर्ता है वे राज्यपाल नियुक्त किए जाते हैं। जब राज्यपाल पद पर कार्य करता है तो भी वह राजनीतिक इच्छा शक्ति के आधार पर निर्णय लेने लगता है। ये सब बातें मिलकर राज्यपाल के पद और राज्यपाल की भूमिका में गिरावट उत्पन्न करती हैं। हालांकि राज्यपाल पद के राजनीतिकरण को रोकने के लिए सरकारी आयोग, पुंछी आयोग, तमाम ऐसे कमीशन है जिन्होंने रिकमेंडेशन दी है, लेकिन आज तक उन सिफारिशों को कभी भी स्वीकार नहीं किया गया है। और यही कारण है कि राज्यपालों का पद विवादों में घिरता रहा है। राज्यपालों के पद के संबंध में विवाद उत्पन्न होने का रीजन केवल राज्यपाल ही नहीं रहा है, कभी कभी मुख्यमंत्री भी रहा है। मुख्यमंत्री की संकीर्ण गतिविधियां भी रही हैं। जैसे वर्तमान समय में कुछ राज्यों में, जैसे पंजाब है, पश्चिम बंगाल है आदि, इन राज्यों में ये विधेयक पारित किया गया कि राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति से हटा दिया जाए और राज्य के मुख्यमंत्री को राज्य के विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति बना दिया जाए। इसका अर्थ ये होगा कि अभी राज्यों के जो वाइस चांसलर होते हैं उनकी नियुक्ति का अधिकार राज्यपाल को होता है, होना भी चाहिए क्योंकि वही कार्यपालिका का प्रधान है। लेकिन अब इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने यह व्यवस्था निर्मित करने का प्रयास किया है कि राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति, उपकुलपतियों की नियुक्ति न करे, वाइस चांसलर की नियुक्ति मुख्यमंत्री स्वयं करे, जिससे मुख्यमंत्री अपने किसी पॉलिटिकल एजेंट को, अपने किसी पॉलिटिकल एक्टिविस्ट को, बजाय शिक्षाविद के, बजाय प्रशासक के, किसी राजनीतिक कार्यकर्ता को वो अपना विश्वविद्यालय का उपकुलपति नियुक्त कर सके, जिससे विश्वविद्यालयों को भी राजनीति का अखाड़ा बनाया जा सके। ये बेहद चिंताजनक प्रवृत्ति है जो पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों ने दिखाई है। इससे हमारे देश की शिक्षा व्यवस्था नष्ट होने के कगार पर पहुंच जाएगी। ये कदम उचित नहीं है। जब जब ऐसे विधेयक पारित होकर के राज्यपाल के पास अनुमति के लिए भेजे जाते हैं, या तो राज्यपाल अनुमति रोक लेता है, कब तक रोकेगा, कहीं कोई समय सीमा तो है नहीं, तो या तो राज्यपाल अनुमति रोक लेता है या उसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज देता है। राष्ट्रपति दोनों में से जो भी कदम उठाएगा, राज्यपाल का पद विवादों में घिर जाएगा। तो ऐसा नहीं है कि केवल राज्यपालों के कारण ही राज्यपालों की भूमिका विवादों में आई है। ऐसे भी अवसर रहे हैं जब राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने बेहद संकीर्णता का परिचय दिया है और इस संकीर्णता के कारण मुख्यमंत्री और राज्यपाल के बीच तनाव भी उभरे हैं और राज्यपालों का पद विवादों में भी अनावश्यक आया है। और भी ऐसे पहले भी बहुत सारे रीजन रहे हैं। कुछ राज्यों में तो मुख्यमंत्रियों ने केवल एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए, केवल एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बनाए हैं। आप कल्पना करो कि भारत जैसे लोकतंत्र में केवल एक व्यक्ति को फायदा पहुंचाने के लिए, केवल एक परिवार को फायदा पहुंचाने के लिए कानून बना दिया जाए तो कितने बड़े शर्म की बात होगी। लेकिन राज्यों में मुख्यमंत्रियों ने, क्योंकि मुख्यमंत्रियों का जिस दल के रहे हैं उसका प्रचंड बहुमत रहा है, इसलिए ऐसे कानून बनाए गए हैं। उत्तर प्रदेश में भी पुरानी सरकारों में ऐसे काम किए जा चुके हैं। अब मैं मुख्यमंत्री का नाम नहीं लूंगा या सरकार का नाम नहीं लूंगा, वरना फिर डिस्कशन पॉलिटिकल हो जाता है और मैं तो आपको फैक्ट बताऊंगा, लेकिन आप ये निष्कर्ष निकालने लगते हो कि उस राजनीतिक दल की आलोचना कर रहे हैं, तो मैं फिर फैक्ट नहीं बताऊंगा, वरना फैक्ट तो जानना चाहिए आपको। तो इस तरीके की जो अव्यवस्थाएं हैं, इन अव्यवस्थाओं के कारण भी राज्यपालों का पद विवादों में आता है, क्योंकि राज्यपाल मुख्यमंत्रियों की ऐसी स्वार्थी और संकीर्ण राजनीति पर अंकुश लगाने का प्रयास करता रहा है। तो ऐसा नहीं है कि राज्यपालों का पद केवल राज्यपालों के कारण विवादों में आया है, बल्कि राज्य में मुख्यमंत्री की निकृष्ट भूमिका या स्वार्थी भूमिका के कारण भी यदाकदा विवादों में उत्पन्न होता रहा है। कुल मिलाकर के राज्यपाल के पद संबंधी विवाद उचित नहीं है और इन विवादों के समाधान का एक ही तरीका है कि हम राजनीति में सुधार करें। नंबर एक बात, क्योंकि संकीर्ण स्तर पर राजनीति नहीं होगी तो विवाद नहीं होंगे। जैसा कि मैंने बताया था कि केरल में तो जिस दल की सरकार है उस दल के कार्यकर्ताओं ने राज्यपाल के ऊपर जानलेवा हमला कर दिया।
जब राज्यपाल का काफिला जा रहा था और उनके ऊपर मुकदमा भी दर्ज नहीं किया गया। राज्यपाल ने राज्यपाल भवन से लिखित आदेश पारित किया, तब जाकर के उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ। ये इससे भी ज्यादा शर्म की बात है कि मुख्यमंत्री राज्यपाल के ऊपर मर्डर करने का हमला करवा दे, मुख्यमंत्री राज्यपाल के मर्डर की साजिश रचने लगे। अब निष्कर्ष आप कुछ भी निकाल लो ऐसे पहुंचते पहुंचते। तो अब ऐसी अगर इस तरीके की प्रवृत्तियां जन्म लेंगी राज्यों में, तो ये देश के भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। केरल ने तो एक कदम आगे और बढ़ते हुए काम कर दिया, उन्होंने विदेश सचिव नियुक्त कर लिया। अब बताओ, केरल कोई देश थोड़ी है कि विदेश सचिव नियुक्त करोगे। विदेश मामले तो भारत सरकार का विषय है, संघ सूची का विषय है, भारत सरकार काम करेगी। लेकिन राज्यों के मुख्यमंत्री इसी तरीके से उटपटांग हरकतें करते हैं, और जब उटपटांग हरकतें करते हैं, राज्यपाल उन पर अंकुश लगाने की कोशिश करता है, तो विवाद उत्पन्न होते हैं। इसलिए अगर हमें विवाद को रोकना है तो दो कदम उठाने पड़ेंगे। पहला, जो घटिया, संकीर्ण, ओछी किस्म की राजनीति हमारे देश में जन्म ले चुकी है, इस पर विराम लगाना पड़ेगा, और इसकी जिम्मेदारी हम पर और आप पर है, यानी जनता पर है। हम जागरूक होंगे तो हम ऐसे संकीर्ण सोच वाले लोगों को चुनकर नहीं भेजेंगे। तो हमें पहली बात तो यह है कि हमें जागरूकता दिखानी पड़ेगी। हमें ये सोचना पड़ेगा कि हमारा हित किसमें है, हमारा हित किसमें है। लॉलीपॉप लेने में है, जो तरह तरह के लालच दिए जाते हैं जाति, धर्म और आर्थिक आधार पर, इन लालच को लेने में हमारा हित है, या फिर हमारा हित सुरक्षित है देश के हित में, राष्ट्र के हित में, लोक हित में। तो ये बात हमें सोचनी पड़ेगी। लेकिन अब समस्या यह है कि सोचे कैसे। आम जनता भी तो लालची है, स्वार्थी है। आम जनता लालची है, स्वार्थी है, इसीलिए वो स्वार्थी और लालची नेताओं को चुनती है। समस्या तो इस बात की है। तो राजनीति में सुधार करने होंगे, इसके लिए जन जागरण करना होगा, जनता को जागरूक बनाना होगा। और दूसरा पहलू यह है कि हमें राज्यपाल के स्तर से भी सुधार करने होंगे, क्योंकि राज्यपालों ने भी राजनीतिक एजेंट के रूप में काम किया है। तो हमें राज्यपालों की नियुक्ति और भूमिका में भी परिवर्तन लाने होंगे। ऐसे व्यक्ति को राज्यपाल नहीं बनाया जाना चाहिए जो सक्रिय राजनीति में रहा हो, या जो राज्यपाल पद से हटने के बाद फिर से सक्रिय राजनीति में आ जाए। ऐसे लोग राज्यपाल नहीं बनने चाहिए। बल्कि अच्छा ये होगा कि राज्यपाल उन्हें बनाया जाए जो प्रशासक रहे हैं, जो शिक्षाविद रहे हैं, जो न्यायाधीश रहे हैं। ऐसे लोगों को राज्यपाल बनाया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। राजनेताओं को राज्यपाल बनाया ही ना जाए। तो जब राजनेताओं को राज्यपाल बनाया ही नहीं जाएगा, तो ऐसी दशा में राज्यपाल का राजनीतिक नजरिए से कार्य करने का कोई औचित्य भी सामान्यतः नहीं होगा। तो इस दिशा में हम लोग कदम बढ़ा सकते हैं, सुधार कर सकते हैं। लेकिन बस प्रश्न यही उत्पन्न होता है कि बिल्ली के गले में घंटी कौन बांधेगा, सुधार कौन करेगा। सुधार करने की जिम्मेदारी संसद की है, सुधार करने की जिम्मेदारी हमारी है, क्योंकि हम जागरूक होंगे तो अच्छे लोगों को चुन करके भेजेंगे ना। हमने जागरूकता दिखाई है, और जब हमने जागरूकता नहीं दिखाई तो संसद क्यों दिखाएगी। 47% अपराधियों को हमने चुन करके भेज दिया है लोकसभा में, तो कहाँ से जागरूकता आएगी। तो लिखो राज्यपाल की विवादित भूमिका। लिखो 1967 तक राज्यपालों की भूमिका के संबंध में विवाद नहीं थे। राज्यपालों की भूमिका के संबंध में विवाद नहीं थे, क्योंकि संघ और राज्यों में एक ही दल की सरकारें थी। संघ और राज्यों में एक ही दल की सरकारें थी। किंतु 1967 में लगभग आधे राज्यों में, लगभग आधे राज्यों में विपरीत दल की सरकार बनने के पश्चात, लगभग आधे राज्यों में विपरीत दल की सरकार बनने के पश्चात धीरे धीरे राज्यपाल की भूमिका विवादित होने लगी। आधे राज्यों में विपरीत दल की सरकार बनने के पश्चात धीरे धीरे राज्यपाल की भूमिका, धीरे धीरे राज्यपाल की भूमिका विवादित होने लगी। धीरे धीरे राज्यपाल की भूमिका विवादित होने लगी। इसका अर्थ यह है कि, इसका निष्कर्ष यह है कि, या इसका अर्थ यह है कि, इसका अर्थ यह है कि राज्यपाल के पद संबंधी विवाद का मूल कारण, राज्यपाल के पद संबंधी विवाद का मूल कारण राजनीतिक रहा है। मूल कारण राजनीतिक रहा है। फिर भी फिर भी निम्नलिखित फिर भी निम्नलिखित कारण विवाद के लिए उत्तरदायी रहे हैं। निम्नलिखित कारण विवाद के लिए उत्तरदायी रहे हैं। पहला पॉइंट, जब राज्यपालों ने जब राज्यपालों ने कभी कभी यदा कदा जब राज्यपालों ने कभी कभी संघ में शासन करने वाले दल, संघ में शासन करने वाले दल के एजेंट के रूप में कार्य करने का प्रयत्न किया है, संघ में शासन करने वाले दल के एजेंट के रूप में कार्य करने का प्रयत्न किया है, तब राज्यपालों की भूमिका तब राज्यपालों की भूमिका विवादों में रही है। तब राज्यपालों की भूमिका विवादों में रही है। जैसे उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी, बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह आदि की भूमिका। उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रोमेश भंडारी, बिहार के पूर्व राज्यपाल बूटा सिंह आदि की भूमिका।
अगला पॉइंट लिखो। राज्यपाल द्वारा राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राज्यपाल द्वारा राज्य विधानसभा द्वारा पारित विधेयकों को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने पर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने पर या राष्ट्रपति द्वारा आरक्षित करने पर राष्ट्रपति के लिए आरक्षित करने पर या राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर देरी से निर्णय लेने पर राज्यपाल द्वारा विधेयकों पर देरी से निर्णय लेने पर विवाद उत्पन्न होते रहे हैं विवाद उत्पन्न होते रहे हैं। अगला पॉइंट, राज्य में नेतृत्व की अनिश्चितता में राज्य में नेतृत्व की अनिश्चितता में राज्यपालों के निर्णय यदा कदा विवादित रहे हैं राज्यपालों के निर्णय यदा कदा विवादित रहे हैं। जैसे राज्य सरकार बहुमत में है या नहीं इसका निर्णय लेना राज्य सरकार बहुमत में है या नहीं इसका निर्णय लेना। यद्यपि न्यायालय का एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में यद्यपि न्यायालय का एस.आर. बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में स्पष्ट निर्देश है कि यह राज्यपाल का निजी निर्णय नहीं होता यह राज्यपाल का निजी निर्णय नहीं होता। ऐसे निर्णय विधानसभा में लिए जाने चाहिए ऐसे निर्णय विधानसभा में बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए ऐसे निर्णय विधानसभा में बहुमत के आधार पर लिए जाने चाहिए। अगला पॉइंट, विगत वर्षों में राज्यपाल पद का राजनीतिकरण हुआ है विगत वर्षों में राज्यपाल पद का राजनीतिकरण हुआ है क्योंकि राजनीति में सक्रिय नेताओं को राज्यपाल नियुक्त किया जाता रहा है राजनीति में सक्रिय नेताओं को राज्यपाल नियुक्त किया जाता रहा है। अगला पॉइंट, राजनीति में सक्रिय नेताओं को राज्यपाल नियुक्त किया जाता रहा है। नेक्स्ट पॉइंट, यदा कदा कभी कभी राज्यों में मुख्यमंत्री के द्वारा संकीर्ण और स्वार्थपरक राजनीति का प्रदर्शन किया गया है मुख्यमंत्री के द्वारा संकीर्ण और स्वार्थपरक राजनीति का प्रदर्शन किया गया है जिस पर राज्यपाल ने अंकुश लगाने का प्रयत्न किया है इसलिए राज्यपाल की भूमिका विवादों में आती रही है। जैसे पंजाब पश्चिम बंगाल आदि राज्यों ने राज्यपाल को राज्य के विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति से हटाने संबंधी विधेयक पारित किए हैं जिस पर राज्यपाल ने अनुमति नहीं दी है जो विवाद का कारण बना है पैरा चेंज करके लिखो। किंतु राज्यपाल एक संवैधानिक पद है अतः विवाद उचित नहीं है। राजनीतिक सुधारों और सरकारिया आयोग एवं पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू कर इसका समाधान किया जा सकता है। सरकारिया आयोग एवं पुंछी आयोग की सिफारिशों को लागू कर इसका समाधान किया जा सकता है। ये सरकारी आयोग और पुंछी आयोग की सिफारिशें
लिखाने का कोई औचित्य नहीं है। उसको उसका हमने एक पीडीएफ ग्रुप पर अपलोड कर रखा है, तो अन्यथा आपको नोट्स में भी मिल जाता है, तो आप उसे देख सकते हो। अन्यथा हमने ग्रुप में भी काफ़ी पहले अपलोड कर रखा है, ग्रुप में जाकर के सर्च करोगे तो वहाँ सरकारी आयोग और पूंछी आयोग की सिफारिशें मिल जाएंगी, तो देख लेना। इसके बाद फिर राज्यपाल की चर्चा हम लोगों ने कंप्लीट कर ली। राज्यपाल के बाद हमने जो संघ की कार्यपालिका के अंग पढ़ा था, उसमें राज्यपाल के बाद हम लोगों ने मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद पढ़ा था। तो हम लोग अब मंत्रिपरिषद और मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा करने जा रहे हैं। मंत्रिपरिषद, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, आर्टिकल 164। अब जैसे हम लोगों ने संघ सरकार के संबंध में आर्टिकल 75 पढ़ा था, अनुच्छेद 75 पढ़ा था, ठीक वैसे ही यहाँ राज्य में आर्टिकल 164 है। थोड़े बहुत कहीं कहीं अंतर है, बाकी बिल्कुल लगभग उसी के समरूप है, उसी के आइडेंटिकल है ये सारे प्रावधान। तो मंत्रिपरिषद की रचना के संबंध में क्या प्रावधान किए गए हैं, हम लोग एक एक करके उन प्रावधानों की यहाँ पर चर्चा कर लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रावधान लिखे गए हैं उसके अतिरिक्त हमने जो परंपरा पढ़ी थी, जैसे हमने याद करो जब संघ की मंत्रिपरिषद हमने पढ़ा था तो उसमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के प्रावधान पढ़े थे, उसके अलावा हमने कुछ परंपराएं पढ़ी थी। वो परंपराएं यहाँ पर एज इट इज कॉपी होती हैं, एज इट इज कंटिन्यू होती हैं, उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे मंत्रिपरिषद की रचना में कितने मंत्री होंगे, मंत्री होता है, कैबिनेट मंत्री होते हैं, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, इनका कहीं कॉन्स्टिट्यूशन में वर्णन नहीं है। ये ब्रिटिश परंपरा से लिए गए पद हैं, ये वैसे ही कॉपी पेस्ट होते हैं जैसे भारत सरकार में लागू होते हैं वैसे ही राज्य सरकारों में लागू होते हैं। भारत में प्रधानमंत्री होता है, यहाँ राज्यों में मुख्यमंत्री होता है, वहाँ उप प्रधानमंत्री भी बनाया जा सकता है, तो राज्यों में उप मुख्यमंत्री भी बनाए जा सकते हैं। कब क्यों कितने कहीं कोई गाइडलाइन नहीं है, सब कुछ परंपराओं की देन है, परिस्थितियों की देन है। तो ये सारी बातें कहीं भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, ये सब कुछ एज इट इज कंटिन्यू होंगी, तो हम उनको यहाँ पर रिपीट नहीं करेंगे। इसलिए हम यहाँ पर केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन पढ़ने जा रहे हैं, संविधान में क्या लिखा है हम लोग केवल उसकी चर्चा करने जा रहे हैं। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ये मंत्रिपरिषद की रचना के बारे में है। कैसे संरचना निर्मित होगी, ये आर्टिकल कहता है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा। सीएम मतलब मुख्यमंत्री, चीफ मिनिस्टर। तो प्रत्येक राज्य में मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। अब कैसे मुख्यमंत्री नियुक्त होगा इसका कोई वर्णन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है, बस आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ये कहता है कि राज्यपाल मुख्यमंत्री की नियुक्ति करेगा। तो अब कैसे करेगा, ये परंपरा की देन है। संसदीय परंपरा ये कहती है कि जब जनरल इलेक्शन होगा, आम चुनाव होगा, उस आम चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलेगा उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तभी देखो कुछ राज्यों में इलेक्शन हुए थे, जैसे तेलंगाना में हुआ, वहां पर मुख्यमंत्री चुना गया। तो अलग अलग राज्यों में जो इलेक्शन हुए वहां पर मुख्यमंत्री का चयन इसी आधार पर हुआ। अभी कुछ राज्यों में इलेक्शन प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है, तो चुनाव में जिस दल को बहुमत मिलता है उस दल के नेता को मुख्यमंत्री बनाया जाता है। ये संसदीय परंपरा है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा नहीं है। इन बातों को भी ध्यान में रखना, मैं क्लियरली बताता चल रहा हूँ क्या क्या बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी हैं, क्या बातें कॉन्स्टिट्यूशन में लिखी नहीं है, क्योंकि विगत वर्षों में हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं प्रीवियस ईयर के, उनको देख करके आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हो कि इस तरीके की बातें भी क्वेश्चन में पूछी जाती हैं, इस तरीके के ऑप्शन भी क्वेश्चन में रहते हैं कि कौन सा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है और कौन सा प्रावधान कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं दिया है। ये बातें मेंशन रहती हैं, क्वेश्चन में रहती हैं। तो जब भी याद रखना तो इन बातों को याद रखना, मैं लिखा नहीं रहा हूँ, इतना तो दिमाग होगा ही, इतना समझ सको। तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करेगा, ये नहीं लिखा कि कैसे क्या योग्यता होगी, वो संवैधानिक परंपरा है, एक बात। दूसरी बात, अगर किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, इसका मतलब है कि त्रिशंकु विधानसभा जन्म लेती है। अगर त्रिशंकु विधानसभा जन्म लेती है यानी किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है, तब ऐसी दशा में मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो फिर यहाँ राज्यपाल का विवेक है। तब यहाँ राज्यपाल का विवेक है, राज्यपाल सबसे बड़े दल जिसको सबसे ज्यादा सीटें मिली हैं उसके नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए बुला सकता है। जो सबसे बड़ा गठबंधन है चुनाव के बाद बना है उसके नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए बुला सकता है। जो सबसे बड़ा गठबंधन है चुनाव के पहले बना था उसके नेता को मुख्यमंत्री बनने के लिए बुला सकता है। यह राज्यपाल का विवेक होगा, ये राज्यपाल का विवेक होगा। तो ये बातें कहीं लिखी नहीं है, ये बातें सब कुछ परंपराओं के अधीन है जो मैंने अभी डिस्कस किया, और इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जो हमने अभी परंपराओं को डिस्कस किया इस पर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, इसलिए इन परंपराओं को भी ध्यान में रखना, लिख लेना कहीं ब्रैकेट में, पॉइंट में कहीं इन परंपराओं को लिख लेना जो मैंने बताया। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श पर। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल करेगा लेकिन मुख्यमंत्री के परामर्श से करेगा। लेकिन अब यहां पर दो डायरेक्शंस हैं मुख्यमंत्रियों की नियुक्ति के लिए। पहली बात, आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ये कहता है कि झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा, ये 4 राज्य ऐसे हैं, इन राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के मामलों के लिए अलग मंत्री की नियुक्ति, तो इधर ही लिखते हैं, के लिए अलग मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी, मुख्यमंत्री के परामर्श से ही करेगा। तो ये कह रहा है कि इन 4 राज्यों में अलग से एक मंत्री बनाया जाएगा जिसको अनुसूचित जनजातियों का मंत्री कहेंगे, मिनिस्टर फॉर शेड्यूल्ड ट्राइब्स कहेंगे।
तो अनुसूचित जनजातियों के लिए झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और ओडिशा, इन 4 राज्यों में अलग से मंत्री बनाया जाएगा। जब ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया तब झारखंड और छत्तीसगढ़ तो थे नहीं, क्योंकि झारखंड और छत्तीसगढ़ तो 2000 में बने राज्य हैं। इसलिए ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन में बिहार था, यहाँ पर बिहार था। बिहार को हटा दिया गया और झारखंड और छत्तीसगढ़ को जोड़ दिया गया 94th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2006 द्वारा। 94वें संविधान संशोधन 2006 द्वारा इसमें संशोधन किया गया और संशोधन करके बिहार को हटा दिया गया, बिहार यहाँ से हटा दिया गया और उसकी जगह झारखंड और छत्तीसगढ़ लिख दिया गया कि इन 4 राज्यों में अनुसूचित जनजातियों के मामलों के लिए अलग मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाएगी, राज्यपाल के द्वारा की जाएगी। ये जो मंत्री नियुक्त किया जाएगा यह अनुसूचित जातियों एवं पिछड़े वर्गों के मामलों को भी देखेगा। इसके ऊपर शेड्यूल कास्ट और जो पिछड़े वर्ग हैं, बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनके मामलों को भी देखने का प्रभार होगा, देखने का अधिकार होगा। तो ये प्रावधान आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में ही कर दिया गया है। चेंजेस आए हैं, क्या चेंजेस आए हैं मैंने बता दिए। इसके अलावा मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें यह नहीं बताया गया था कि कितने मंत्री अपॉइंट किए जाएंगे, कितने मंत्री नियुक्त होंगे, लेकिन यह प्रावधान बाद में 91वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। और क्या जोड़ा गया, क्या प्रावधान जोड़ा गया? इसमें प्रावधान जोड़ा गया, ये जोड़ा गया, ये पहले भी पढ़ चुके हैं लोग संघ के संदर्भ में। 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा यह प्रावधान जोड़ा गया। क्या कहता है? यह कहता है कि मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या अधिकतम और न्यूनतम, वहां पर संघ में ऐसा क्लासिफिकेशन नहीं था, अधिकतम विधानसभा की संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। तो मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या मैक्सिमम कितनी हो सकती है? उस राज्य की विधानसभा की जितनी संख्या है उसकी 15%। जैसे यूपी में विधानसभा की सीटें 403 हैं, तो वहां मंत्रियों की कुल संख्या 403 का 15%। सिक्किम में सिक्किम में विधानसभा की सीटों की संख्या 32 है, तो वहां तो 15% बहुत कम हो जाएगा। तो ऐसे छोटे राज्यों के लिए यह व्यवस्था कर दी गई कि जो छोटे राज्य हैं वहां भी कम से कम 12 मंत्री होने चाहिए, न्यूनतम 12% नहीं, 12 होने चाहिए। क्योंकि अब सिक्किम में 32 सीटें हैं, तो 15% निकालोगे 4.5 मंत्री, यानी 5 मंत्री। तो 5 मंत्री से पूरे राज्य का कामकाज नहीं चलेगा। गोवा में 40 सीटें हैं, तो 40 का 15% निकालोगे तो 6 आएंगे, तो 6 से पूरे राज्य का कामकाज नहीं चलेगा। अरुणाचल प्रदेश में 60 सीटें हैं, 15% निकालोगे, 15% निकालोगे तो 9 सीटें आएंगी। 9 मंत्रियों से पूरे राज्य का कामकाज नहीं चल सकता। इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन में यह तय कर दिया गया कि राज्यों में मंत्रियों की मिनिमम संख्या 12 होनी चाहिए, मिनिमम 12 होनी चाहिए, और मैक्सिमम राज्य विधानसभा की कुल संख्या के 15% तक होनी चाहिए, उससे ज्यादा नहीं हो सकती। तो यहां मिनिमम और मैक्सिमम दोनों कैटेगरी तय की गई है। संघ सरकार के लिए मिनिमम नहीं था, वहां केवल मैक्सिमम है, जो हम लोगों ने पढ़ा है। तो याद होगा, जो सिंसियर बच्चे होंगे उन्हें तो याद होगा ही। तो ये मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या हो गई आर्टिकल 164 क्लॉज 1 में। अब यहां भी मंत्रियों का दोहरा उत्तरदायित्व है, जैसे हम लोगों ने वहां पर पढ़ा है, सब कुछ वैसा ही है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व, बाकी मंत्रिपरिषद कैसे बनता है ये मैं नहीं लिख रहा हूं, क्योंकि वो सब हम लोग वहां पढ़ चुके हैं। मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री होगा, डिप्टी सीएम यदि हो तो होगा, कुछ राज्यों में है, नहीं है। कैबिनेट मंत्री होते हैं, ये सब वैसे होते हैं, सब अंग्रेजों से लिए गए पद हैं। राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार होते हैं, ये सब वैसा ही है जैसे हम लोग वहाँ केंद्र के संदर्भ में पढ़ चुके हैं। ये सब परंपरा है, ये सब परंपरा है। राज्य मंत्री होते हैं, उप मंत्री होते हैं, तो ये सब कुछ वैसा ही है जैसे हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ रखा है। मंत्रियों का उत्तरदायित्व आर्टिकल 164 क्लॉज 1 ये कहता है, 1 ही चल रहा है अभी, पहले भी 1 था, इसमें भी है। 1 ये कहता है कि मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। मंत्री राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेंगे। तो प्रसाद पर्यंत का मतलब ये हो गया इच्छा पर्यंत। इसका मतलब है राज्यपाल ही मंत्रियों को नियुक्त करता है और राज्यपाल ही मंत्रियों को पद से हटाता है। इसका मतलब यह भी है कि मंत्री राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। मंत्री राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत, ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे हम लोगों ने आर्टिकल 75 पढ़ा है, आर्टिकल 75 क्लॉज 2 पढ़ा है, याद होगा। तो ठीक वैसे ही आर्टिकल 64 क्लॉज 1 में लिखा गया है। आर्टिकल 164 क्लॉज 2 बस इतना ही इंपॉर्टेंट है, यही बाकी इंपॉर्टेंट नहीं है आर्टिकल, बाकी आर्टिकल इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आर्टिकल 164 क्लॉज 2 ये कहता है कि संपूर्ण मंत्रिपरिषद राज्य विधानसभा के प्रति
सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी विधानसभा के प्रति, केवल विधानसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि जो एक मंत्री का निर्णय है उसके लिए पूरी मंत्रिपरिषद को जवाब देना होगा विधानसभा में। बाकी सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत क्या होता है, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का हम लोग एक्सप्लेनेशन पहले ले चुके हैं, लिख चुके हैं, लिखा भी चुके हैं आपको, तो उसको हम यहाँ रिपीट नहीं करने जा रहे हैं। तो सामूहिक उत्तरदायित्व ऑलरेडी हम पढ़ा भी चुके हैं, लिखा भी चुके हैं, सामूहिक उत्तरदायित्व के सिद्धांत का अर्थ क्या होता है। इसके बाद जो मंत्रियों की शपथ है ये राज्यपाल के द्वारा दिलाई जाएगी। वहां राष्ट्रपति दिलाता था केंद्र में, यहां राज्यपाल दिलाएगा। तीसरी अनुसूची संविधान में 3rd शेड्यूल दी गई है, उसमें शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। तीसरी अनुसूची में शपथ के प्रारूप दिए गए हैं। जो शपथ के प्रारूप दिए गए हैं उसी शपथ के प्रारूप के आधार पर ही शपथ दिलाएगा, पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है। मंत्रियों की योग्यता, वैसे तो कोई योग्यता नहीं है मंत्रियों की, लेकिन जो विधानमंडल का सदस्य नहीं है, जो व्यक्ति राज्य के विधानमंडल का सदस्य नहीं है, वह 6 माह से अधिक मंत्री नहीं रह सकता। वहां पर संसद था विधानमंडल की जगह। इसका मतलब यह है, इसका अर्थ यह है कि ऐसे भी व्यक्ति को मंत्री या मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है जो विधानसभा या विधान परिषद, राज्य कुछ राज्यों में विधान परिषदें भी हैं, ज्यादातर राज्यों में नहीं है। क्यों और कैसे, वो हम लोग कल परसों चर्चा करेंगे, मंडे करेंगे। तो जो व्यक्ति विधानमंडल का सदस्य नहीं है, यानी राज्य विधानसभा या विधान परिषद का सदस्य नहीं है, चुनकर नहीं आया है, उसे भी मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, उसे भी मंत्री बनाया जा सकता है, लेकिन अधिकतम 6 माह के लिए। 6 माह के बाद अगर उसे मंत्री पद कंटिन्यू करना है तो उसे 6 माह के भीतर दोनों में से किसी भी सदन में चुनकर आना होगा। जो राज्य विधानमंडल के सदन में चुनकर नहीं आएगा वो 6 माह बाद मंत्री किसी भी सूरत में नहीं रह जाएगा, किसी भी दशा में नहीं रह जाएगा। मंत्रियों के वेतन भत्ते राज्य विधानमंडल विधि द्वारा निश्चित करेगा। राज्य विधानमंडल कानून बनाएगा और कानून बना करके वेतन भत्तों का निर्धारण करेगा। तो ये मंत्रिपरिषद के बारे में हो गया। अब मुख्यमंत्री के संबंध में एक अलग आर्टिकल कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है और वो है राज्यपाल के प्रति मुख्यमंत्री के कर्तव्य। आर्टिकल 167, आर्टिकल 167, ये आर्टिकल 167 ठीक वैसा ही है जैसा हम लोगों ने आर्टिकल 78 पढ़ रखा है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के संबंध में जैसा हम लोगों ने आर्टिकल 78 पढ़ा है, ठीक वैसा ही आर्टिकल 167 है राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच। बस केवल राष्ट्रपति की जगह राज्यपाल हो गया है, प्रधानमंत्री की जगह मुख्यमंत्री हो गया, भारत सरकार की जगह राज्य सरकार हो गया, बस। बाकी कोई अंतर नहीं है। सीएम का कर्तव्य है, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि पहली बात राज्यपाल को राज्य सरकार की कार्यवाही एवं विधायी कार्यवाही के विषय में सूचना दे। वही बात है, राज्य सरकार क्या करने जा रही है, कौन सा निर्णय लेने जा रही है, कौन सा निर्णय ले रही है, इन सारी बातों के बारे में। और विधायी कार्यवाही का मतलब है कौन से नए विधेयक तैयार किए जा रहे हैं, किन कानूनों में संशोधन करने का विचार किया जा रहा है, इन सारी बातों के बारे में राज्यपाल को सूचना मुख्यमंत्री को देनी चाहिए। ये संवैधानिक कर्तव्य है, संविधान के अंतर्गत कर्तव्य है। दूसरा, राज्यपाल इन सब के बारे में जो सूचना मांगे वह दे, उपलब्ध कराए। राज्य की कार्यवाही के बारे में या फिर विधायी प्रस्तावनाओं आदि के बारे में, यानी कौन से विधेयक पेश किए जाने हैं, किन कानूनों में संशोधन किया जाना है, क्या किया जाना है, क्या परिवर्तन लाना है, इन सारी बातों के संबंध में राज्यपाल मुख्यमंत्री से जो सूचना मांगे मुख्यमंत्री वह सूचना उपलब्ध कराए। तो खुद करानी पड़ेगी मुख्यमंत्री को, अन्यथा राज्यपाल के मांगने पर सूचना उपलब्ध करानी पड़ेगी। तीसरी बात, मुख्यमंत्री का कर्तव्य है कि किसी मंत्री के निर्णय को राज्यपाल के कहने पर, राज्यपाल की अपेक्षा पर, यानी राज्यपाल के कहने पर, यानी राज्यपाल की अपेक्षा पर, किसी मंत्री के निर्णय को राज्यपाल की अपेक्षा पर मंत्रिपरिषद में विचार के लिए रखवाए। इसका मतलब यह है कि मान लो किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है, तो वैसे तो कभी नहीं करता है मुख्यमंत्री का निर्णय ही, मुख्यमंत्री ने ओके कर दिया तो डन हो गया, मान लिया जाता है कि सबने डन कर दिया, सबने मान लिया। लेकिन फिर भी अगर किसी मंत्री ने कोई निर्णय लिया है और पूरी मंत्रिपरिषद ने विचार नहीं किया है और राज्यपाल को ऐसा लगता है कि नहीं, इस निर्णय पर पूरी मंत्रिपरिषद को विचार करना चाहिए, तो राज्यपाल मुख्यमंत्री से कहेगा कि मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद की बैठक बुलाए और मंत्रिपरिषद की बैठक में उस निर्णय को रखवाए। तो राज्यपाल के ऐसा कहने पर मुख्यमंत्री अवश्य करेगा।
तो ये मुख्यमंत्री के 3 कर्तव्य हैं। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे हम लोगों ने प्रधानमंत्री के राष्ट्रपति के प्रति कर्तव्य पढ़ रखे हैं। बाकी व्यवहार में राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बीच संबंध भी यदा-कदा तनाव से युक्त होते हैं। वो हम लोगों ने जब राज्यपाल की विवादित भूमिका लिखी है, तो वहाँ हम लोगों ने लिख रखा है कि कभी राज्यपाल की गलती के कारण, कभी मुख्यमंत्रियों की गलती के कारण, दोनों की गलतियों के कारण तनाव उत्पन्न हुए हैं। तो ये मुख्यमंत्री के विषय में चर्चा हो गई। तो राज्यपाल पढ़ लिया हम लोगों ने, मंत्रिपरिषद पढ़ लिया, मुख्यमंत्री पढ़ लिया। अब इसके बाद जो अंतिम अंग है संविधान में राज्य की कार्यपालिका का, वो है महाधिवक्ता। एडवोकेट जनरल, आर्टिकल 165। अब एडवोकेट जनरल के बारे में सारी बातें लगभग वैसी हैं जैसा कि हम लोगों ने पहले पढ़ रखा है। महान्यायवादी पढ़ा है हम लोगों ने, तो जैसे महान्यायवादी पढ़ा है वैसे ही महाधिवक्ता, कोई डिफरेंस नहीं है। बस जहां राष्ट्रपति लिखते हैं वहां राज्यपाल हो जा रहा है, जहां प्रधानमंत्री लिखते हैं वहां मुख्यमंत्री हो जा रहा है, जहां भारत सरकार लिखते हैं वहां राज्य सरकार हो जा रहा है। अंतर केवल उतना ही पड़ रहा है, बाकी ये सारी चीजें ठीक वैसी ही हैं। तो अगर एक याद है आपको, तो दूसरा याद करने में और दूसरा आंसर करने में आपको कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ वो प्रावधान बिल्कुल सिमिलर है। तो महाधिवक्ता क्यों बनाया जाता है, जैसे हमने वहां लिखा था कि महान्यायवादी क्यों बनाया जाता है। अटॉर्नी जनरल होता है भारत सरकार के स्तर पर, वो भारत सरकार का कानूनी सलाहकार होता है, अटॉर्नी जनरल महान्यायवादी। ठीक उसी तरीके से राज्यों में ये कार्य महाधिवक्ता करता है। तो ये राज्य सरकार का प्रमुख कानूनी सलाहकार है। राज्य सरकार को कानूनी मामलों में यही सलाह देता है। जितने भी लीगल इश्यूज होते हैं, लीगल मैटर्स होते हैं, इन सारे मामलों में यही प्रमुख सलाहकार के रूप में काम करेगा। दूसरा, राज्य सरकार का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है, सुप्रीम लीगल ऑफिसर होता है स्टेट गवर्नमेंट का। इसके बारे में हमने क्या बताया था महान्यायवादी में जब हमने पढ़ा था, तो हमने क्या बताया था कि सर्वोच्च विधि अधिकारी का मतलब क्या है। यहाँ सर्वोच्च विधि अधिकारी का अर्थ यह है कि वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा सरकारी वकील है। ये सबसे बड़ा सरकारी वकील है, क्योंकि राज्य सरकार के खिलाफ बहुत सारे मुकदमे रहते हैं अलग अलग कोर्ट में। हाई कोर्ट में रहेगा, सुप्रीम कोर्ट में भी रहता है राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा, हाई कोर्ट में रहेगा, लोअर कोर्ट में रहेगा, हर कोर्ट में राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमा रहेगा। लगभग 65% मुकदमे सरकार के खिलाफ होते हैं, जितने मुकदमे होते हैं उनमें। तो ऐसी दशा में जब भी कोई मुकदमा राज्य सरकार के खिलाफ दर्ज होगा, तो राज्य सरकार की ओर से भी पैरवी करनी पड़ेगी, राज्य सरकार का पक्ष भी रखना पड़ेगा, तभी न्यायालय निर्णय देगा। अब इतना बड़ा प्रदेश, वहाँ इतनी ज़्यादा कोर्ट, उनमें डेली हजारों लाखों मुकदमे राज्य सरकार के खिलाफ सुने जाते रहते हैं। तो अकेला महान्यायवादी तो हर जगह नहीं जा सकता, महाधिवक्ता तो हर जगह नहीं जा सकता। तो कुछ जो सबसे बड़े मैटर हैं, जो सरकार की प्रतिष्ठा का प्रश्न होते हैं, या जिनमें लीगल पेच बहुत ज़्यादा होता है, कानूनी दांव पेच बहुत ज़्यादा होता है, कानूनी मैटर बहुत गंभीर होता है, वो ऐसे मामलों में पेश होता है हाई कोर्ट में या सुप्रीम कोर्ट में, वो ऐसे मामलों में पेश होगा। बाकी बाकी इसके अधीन बहुत सारे सरकारी वकीलों की लंबी चौड़ी फौज होती है। एडिशनल एडवोकेट जनरल होते हैं, स्टैंडिंग काउंसिल होते हैं, प्री फोल्डर्स होते हैं, तरह तरह के नाम होते हैं उनके, उन सरकारी वकीलों के। और उन सरकारी वकीलों की एक लंबी चौड़ी फौज तैयार होती है। वो महाधिवक्ता की ओर से जहां भी सरकार के खिलाफ मुकदमा होते हैं, उन सारे मुकदमों में अपियर होते हैं और सरकार का पक्ष रखते हैं। जितने भी क्रिमिनल केसेस होते हैं, उन क्रिमिनल केसेस में तो जो पीड़ित पक्ष होता है, पीड़ित पक्ष की ओर से सरकार ही मुकदमा लड़ती है हमेशा। इसलिए पीड़ित पक्ष का वकील हमेशा सरकारी वकील होता है, वो महाधिवक्ता की ही टीम का मेंबर होता है। तो इस तरीके से पूरे मुकदमेबाजी में जो सरकारी वकील हैं, उन सरकारी वकीलों का एक सबसे अहम रोल है, सबसे प्रभावी भूमिका है। तो सबसे बड़ा जो सरकारी वकील है वो एडवोकेट जनरल है, राज्य में सर्वोच्च विधि अधिकारी है। राज्य सरकार के विरुद्ध मामलों में न्यायालय में उपस्थित होना एवं राज्य सरकार का पक्ष प्रस्तुत करना। वही बात जो भी हमने समझाई, वही हमने लिखा कि जहाँ जहाँ राज्य सरकार के खिलाफ मुकदमे हैं, उन सारे मुकदमों में महाधिवक्ता अपियर होगा न्यायालय में। तो खुद तो हर जगह अपियर हो नहीं सकता, ओमनी प्रेजेंट तो हो नहीं सकता, हर जगह एक समय में प्रेजेंट तो हो नहीं सकता। तो उसकी अधीन वकीलों की लंबी चौड़ी जो टीम है, वो अलग अलग न्यायालय में राज्य सरकार की ओर से अपियर होती है, राज्य सरकार का पक्ष रखती है, जिससे न्याय की कार्यवाही को आगे बढ़ाया जा सके और निर्णय दिया जा सके। राज्य विधानमंडल में उपस्थित होना और विचार प्रकट करना बुलाए जाने पर, किंतु मतदान नहीं। राज्य विधानमंडल चाहे तो वो महाधिवक्ता को बुला सकता है अपनी बैठकों में भाग लेने के लिए, कि भाई अगर कोई लीगल इशू डिस्कस हो रहा है, अगर कोई कानूनी विषय डिस्कस हो रहा है और उसमें कोई लीगल एस्पेक्ट है, कोई कानूनी पहलू है, इसमें ये लगता है कि महाधिवक्ता अगर अपनी राय प्रकट करे तो अच्छी बात है, महाधिवक्ता अपने विचार प्रकट करे तो अच्छी बात है, तो महाधिवक्ता को बुलाया जा सकता है, बिना बुलाया नहीं जाएगा। तो महाधिवक्ता को बुलाया जा सकता है। महाधिवक्ता विधानसभा या विधान परिषद में उपस्थित होकर के अपनी बात रख सकता है, अपने विचार प्रकट कर सकता है। और लेकिन वोटिंग राइट्स नहीं होते, मत देने का अधिकार नहीं होता, केवल अपनी बात रखने का अधिकार है, विचार प्रकट करने का अधिकार है बस।
तो ये जिम्मेदारी बिल्कुल वैसे ही है। आप देखो जैसे हम लोगों ने महान्यायवादी के बारे में पढ़ा है, जो भारत सरकार के संबंध में भूमिका निभाता है, ये ठीक वैसा ही है राज्य सरकार के संदर्भ में जो भूमिका निभाई जाती है। अब इसमें अच्छा, बड़ी जल्दी थैंक यू आ गया। अब कैसे नियुक्ति की जाएगी, ये तो क्यों बनाया जाता है महाधिवक्ता का पद, हमने ये समझा कि भाई महाधिवक्ता का पद बनाया क्यों गया है, तो इन उद्देश्यों के लिए बनाया गया, इन पर्पस के लिए बनाया गया। कैसे बनाया जाता है, नियुक्ति कैसे की जाती है, राज्यपाल द्वारा। राज्यपाल नियुक्त करेगा, किसे नियुक्त करेगा, योग्यता क्या होगी, जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। अब देखो जब हम लोगों ने महान्यायवादी पढ़ा था, तो महान्यायवादी में हम लोगों ने चर्चा की थी कि राष्ट्रपति नियुक्त करता है, नंबर एक। नंबर दो, महान्यायवादी किसे नियुक्त किया जाएगा, जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो, ये पढ़ा था हम लोगों ने। तो यहाँ ठीक उसी के आइडेंटिकल है, भाई राज्यपाल नियुक्त करेगा जो उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता हो। मैं ये तुलना इसलिए कराता चल रहा हूँ बीच बीच में कि इस तुलना से अगर तुलनात्मक क्वेश्चन कभी मेन में आ जाए तब भी लिख सकते हो, और नहीं तो अगर एक याद है तो दूसरे से रिलेटेड अगर क्वेश्चन पूछे गए हैं तो तुलना के आधार पर सही करने की क्षमता भी विकसित कर सकोगे। कार्यकाल क्या है, राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण। वहां महान्यायवादी क्या करता था, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता था। वहां हमने परंपरा लिखाई थी, तो यहां भी वैसी ही परंपरा है, परंपरा है। तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा, यानी कोई निश्चित कार्यकाल नहीं होता, कोई फिक्स कार्यकाल नहीं होता। जब कोई नई सरकार आती है तो वो अपने पसंद के व्यक्ति को महाधिवक्ता नियुक्त कर लेती है राज्य में, और उसका कार्यकाल सरकार के कार्यकाल के समानांतर होता है। जब तक सरकार पद पर रहती है तब तक वो पद पर बना रहता है। सरकार चाहे तो बीच में उसे बदल सकती है, क्योंकि राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। लेकिन परंपरा यह है कि जैसे ही सरकार अपना त्यागपत्र देती है, यानी मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र देता है, वैसे ही महाधिवक्ता भी अपना त्यागपत्र दे देता है। किंतु नई सरकार जब तक नहीं बन जाती, नई मंत्रिपरिषद जब तक नहीं आ जाती, तब तक मंत्रिपरिषद अपने पद पर बनी रहती है। उसी तरीके से जब तक नया महाधिवक्ता नियुक्त होकर के नहीं आ जाता, यानी उसका उत्तराधिकारी चुन नहीं लिया जाता, तब तक वह भी अपने पद पर बना रहता है। तो लिखो, परंपरा में लिखो, यही लिखो, मैं लिख नहीं रहा हूं, बोल के लिखा रहा हूं, लिखो परंपरा में लिखो। जब मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देती है, जब मंत्रिपरिषद अपना त्यागपत्र दे देती है, तब महाधिवक्ता भी राज्यपाल को त्यागपत्र प्रस्तुत कर देता है, दे देता है। तब महाधिवक्ता भी राज्यपाल को त्यागपत्र दे देता है। किंतु किंतु अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक, किंतु अपने उत्तराधिकारी के पद ग्रहण तक वह पद पर बना रहता है। जब तक उसका उत्तराधिकारी पद नहीं ग्रहण कर लेता, तब तक वो पद पर बना रहेगा। पारिश्रमिक, कोई वेतन तो मिलता नहीं है इसको, कोई सैलरी नहीं दी जाती, इसको कोई वेतन नहीं मिलता। केस के हिसाब से पैसा मिलता है, जिन मामलों में परामर्श देता है, जिन मामलों में अपीयर होता है, तो केस के हिसाब से पैसा दिया जाता है। तो राज्यपाल निर्धारित करता है समय समय पर, राज्यपाल द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक प्राप्त करता है। तो ये हो गया संघ राज्य की कार्यपालिका के अंगों के बारे में, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्रिपरिषद और महाधिवक्ता, जिनके बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ली। कॉन्स्टिट्यूशन में राज्य की कार्यपालिका के इतने ही अंगों का वर्णन किया गया है, लेकिन ये तो राज्य की कार्यपालिका के संवैधानिक अंग हैं, लेकिन कुछ प्रशासनिक अंग भी हैं। उन प्रशासनिक अंग के बारे में भी हम लोग समझ लेते हैं। जैसे हम लोगों ने संघ में पढ़ा था कि भाई एक प्रधानमंत्री कार्यालय होता है, एक कैबिनेट सचिवालय होता है, एक केंद्रीय सचिवालय होता है। उसी तरीके से यहाँ राज्य में भी प्रशासनिक व्यवस्था निर्मित की गई है। प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं है। ये सब अंग्रेजी काल से चली आ रही परंपराएं हैं। अंग्रेजों ने ये सारे पद बनाए थे, ये सारे कार्यालय बनाए थे। अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कार्यालय, अंग्रेजों के द्वारा बनाई गई संरचना, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए कानून, अंग्रेजों के द्वारा बनाए गए नियम का ही हम आज प्रयोग कर रहे हैं। सारी बातें हम लोग ऐसे ही यूज कर रहे हैं। तो जो प्रशासनिक संरचना है राज्य की, वो केंद्र से अलग है। केंद्र में हम लोगों ने मोटे तौर पर 3 कार्यालय पढ़ा, पीएमओ, कैबिनेट सेक्रेटरिएट और सेंट्रल सेक्रेटरिएट। राज्य में इस तरीके का वर्गीकरण नहीं है, बल्कि राज्य में एक होता है सचिवालय, सेक्रेटरिएट। आप जिस राज्य में आते हैं, आपके यहाँ ये संरचना है। दूसरा होता है निदेशालय, डायरेक्टरेट। राज्य में ये 2 तरीके की संरचना बनाई गई है, सचिवालय और निदेशालय। अब सचिवालय और निदेशालय 2 अलग अलग इकाइयां हैं। सचिवालय स्टाफ एजेंसी के रूप में कार्य करता है, निदेशालय लाइन एजेंसी के रूप में कार्य करता है। स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं। जो परामर्श देने का काम करते हैं, स्टाफ एजेंसी होती हैं। जो लागू करने का काम करती हैं, क्षेत्रों में होती हैं, वो लाइन एजेंसी, जिनके ऊपर लागू करने की जिम्मेदारी है, वो लाइन एजेंसी होती है। तो सचिवालय स्टाफ एजेंसी के रूप में काम करता है, निदेशालय लाइन एजेंसी के रूप में मोटे तौर पर कार्य करता है। तो इसका मुख्य कार्य है सचिवालय का नीति निर्माण,
विधि निर्माण आदि में मुख्यमंत्री मंत्रियों को परामर्श देना। यानी स्टाफ एजेंसी के रूप में काम करना। ये एक तरीके से राज्य प्रशासन का मस्तिष्क है, इसको हम कह सकते हैं कि राज्य प्रशासन का मस्तिष्क कहते हैं। तो ये सचिवालय है, सचिवों का आलय। सचिवों का आलय यानी यहाँ सचिव बैठे होते हैं, सचिव विद्यमान होते हैं। सचिव कौन होते हैं? वो आईएएस होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, सामान्य होते हैं, जिन्हें विशेष जानकारी नहीं होती, जिन्हें किसी विषय की विशेष जानकारी नहीं होती, प्रशासन चलाने की सामान्य जानकारी होती है। जो आईएएस अधिकारी होते हैं उनसे मिल करके ये सचिवालय बनता है, इसीलिए इसको सचिवालय कहते हैं। सचिवों का आलय, आलय माने घर, यानी जहाँ सचिव बैठकर काम करते हैं, तो वो सचिवालय हो गया। इसके अलावा जो दूसरा कार्यालय है वो है निदेशालय। यह है निदेशकों का आलय, निदेशकों का घर। निदेशकों का घर, निदेशक कौन होते हैं? निदेशक स्पेशलिस्ट लोग होते हैं, विशेषज्ञ लोग होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के विशेषज्ञ होते हैं, अपने अपने क्षेत्र के स्पेशलिस्ट होते हैं, उनको निदेशक बनाते हैं। जैसे एक ही विभाग का सचिवालय भी होता है, एक ही विभाग का निदेशालय भी होता है। उदाहरण के लिए स्वास्थ्य विभाग है मान लो, तो स्वास्थ्य विभाग का सचिवालय होगा। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल दूं तो मान लो स्वास्थ्य विभाग है, तो स्वास्थ्य विभाग का सचिवालय भी होगा और स्वास्थ्य विभाग का निदेशालय भी होगा। स्वास्थ्य विभाग के सचिवालय में जो बैठेगा वो स्वास्थ्य सचिव कहलाएगा, वो सचिव कहलाएगा, वो आईएएस अधिकारी होता है, जनरली हमेशा आईएएस अधिकारी होता है। जो निदेशालय में बैठेगा वो निदेशक कहलाएगा, स्वास्थ्य विभाग का निदेशक कहलाएगा, या महानिदेशक कहेंगे, डायरेक्टर कहेंगे, डायरेक्टर जनरल कहेंगे। जैसा पद राज्यों में बना दिया जाए, अलग अलग राज्यों में अलग अलग पद बनाए जा सकते हैं। तो एक विभाग का हमने एग्जाम्पल लेकर के समझाने की कोशिश की कि मान लो हेल्थ डिपार्टमेंट है आपके राज्य में, तो हेल्थ डिपार्टमेंट का एक सचिवालय होगा, एक सेक्रेटरिएट होगा, जो हेल्थ के संबंध में पॉलिसी बनाएगा, पॉलिसी बनाने में मंत्रियों की मदद करेगा, हेल्थ से संबंधित कानून बनाने में मंत्रियों की मदद करेगा। तो ये स्वास्थ्य विभाग का सचिवालय होगा। और वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग का एक निदेशालय भी होगा। तो स्वास्थ्य विभाग के निदेशालय में जो मुखिया होगा वो निदेशक होगा, ये पेशे से डॉक्टर होगा, ये आईएएस नहीं होगा, ये विशेषज्ञ होगा, ये पेशे से डॉक्टर होगा। ये क्या करेगा? डॉक्टर क्या करेगा? ये नीतियां बनाने में अगर किसी विशेषज्ञ सलाह की जरूरत है तो सचिवालय की मदद करेगा, अन्यथा इसके अधीन मंडल होंगे, जिले होंगे, जिलों में तैनात डॉक्टर होंगे, चीफ मेडिकल अफसर होंगे, सीएमओ होंगे, ये सब इसी के अधीन पूरे राज्य में डॉक्टरों की तैनाती होगी और सारे डॉक्टर इसी के आदेश और निर्देश के अधीन जिलों में अपना कार्य करेंगे, अपनी भूमिका निभाएंगे। तो जिले के जितने अस्पताल हैं, जिले के जितने हॉस्पिटल हैं, सब इसके डायरेक्ट कंट्रोल में आएंगे। डॉक्टर के जो निदेशक है, सीनियर डॉक्टर होता है, सबसे सीनियर डॉक्टर होगा प्रदेश का, उसके अधीन आएंगे, उसके निर्देश के अधीन आएंगे। जिले में जितने, पूरे राज्य में जितने अस्पताल काम करेंगे सब इसी निदेशक के निर्देश के आधार पर, निदेशक के नियंत्रण के आधार पर ही काम करेंगे। तो ऐसे ही सचिवालय और निदेशालय बना है। अब इसको कहते हैं, ये एक सामान्य अधिकारी होता है, जनरलिस्ट होता है, इसको कुछ विशेष ज्ञान नहीं होता, आईएएस अधिकारी है, अलग अलग विभागों में तैनाती होती रहती है, घाट घाट का पानी पीता है। तो किसी एक मामले का स्पेशलिस्ट वो कभी नहीं होता। हर मामले की थोड़ी थोड़ी जानकारी, थोड़ी थोड़ी समझ उसको होती है, लेकिन किसी एक मामले का स्पेशलिस्ट नहीं हो सकता। और ये जो डॉक्टर है, जो निदेशक है, ये विशेषज्ञ होता है। भाई डॉक्टर है, अपने क्षेत्र का विशेषज्ञ है, स्पेशलिस्ट है, इसे पता है कौन सा मच्छर काटने से डेंगू होगा, कौन सा मच्छर काटने से चिकनगुनिया होगा और कौन सा मच्छर काटने से मलेरिया होगा, वो देख के पहचान लेगा। आईएएस के लिए सारे मच्छर एक बराबर है, समता का भाव है, तो वो नहीं समझ पाएगा क्योंकि उसको विशेषज्ञता नहीं है, वो नहीं समझ सकता। लेकिन डॉक्टर समझ सकता है क्योंकि उसे पता है कि मच्छरों में भी भेदभाव है, वहाँ भी जातियाँ हैं, मच्छरों में भी जातियाँ हैं, वहाँ भी जातिगत जनगणना होनी चाहिए कि किनके काटने से मलेरिया होता है, किनके काटने से चिकनगुनिया होता है, किनके काटने से डेंगू होता है, डेंगू डेंगी जो भी कह लो होता है। तो अब मच्छरों में भी जब राजनीति पनपेगी, विपक्षी दल बनेंगे, तो वहाँ भी जातिगत जनगणना करवाएंगे। तो फिलहाल अभी मच्छरों में ऐसा नहीं है। तो ये विशेषज्ञता, वो विशेषज्ञ पोस्ट है ना, स्पेशलिस्ट की पोस्ट है, जो डॉक्टर की पोस्ट है। इसी तरीके से राज्य में सचिवालय और निदेशालय बनता है। तो अब हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं वापस अपने इस पेज पर, सचिवालय और निदेशालय में, कि सचिवालय ये परामर्शी काम करता है, बेसिकली नीतियाँ बनाने में, निर्णय लेने में मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की, इन सब की मदद करता है, इन सब की सहायता करता है। इसका मुख्य काम यह है। जो निदेशालय है, निदेशालय निदेशकों का आलय है, और यहाँ भी लिख देते हैं जो विभागों के प्रमुख हैं वो सचिव होते हैं, हर विभाग का सचिव होता है। निदेशालय का काम है, दो काम है मुख्य तौर पर। एक तो सचिवालय को विशेषज्ञ परामर्श देना, अगर मांगा जाए तो, ज्यादातर आईएएस अधिकारियों को लगता है कि भाई नहीं, हम तो रमखा हैं, हम क्यों पूछें। नाक बड़ी लंबी हो जाती है ना आईएएस अधिकारियों की, अहंकार बहुत ऊंचा हो जाता है, उन्हें लगता है क्यों पूछें, खुद बना लेंगे, खुद निर्णय ले लेंगे, तो नहीं पूछते, फिर नहीं राय लेते। या फिर अगर निदेशकों से कोई राय मंगाई भी तो खुद नहीं पढ़ते, क्यों, खुद कैसे पढ़ेंगे,
तो बहुत ऊंची नाक है, तो अपने क्लर्क को दे देते हैं कि तुम पढ़ो। हकीकत बता रहा हूँ, जो ग्राउंड लेवल पर रियलिटी होती है। अब आप सोचो कि निदेशक, सीनियर डॉक्टर प्रदेश का, 60 साल पर रिटायरमेंट होता है, 58-59 साल की उम्र है उसकी, 30 साल नौकरी कर चुका है, 30 साल की नौकरी के अनुभव के बाद उसने स्वास्थ्य के मामलों में विशेषज्ञ परामर्श दिया है, और उस परामर्श को ये आईएएस अधिकारी अपने अहंकार के कारण अपने क्लर्क को देते हैं, तुम रिपोर्ट पढ़ लो, रिपोर्ट पढ़ के मुझे बता दो। खुद नहीं पढ़ते, नाक बड़ी लंबी है ना, अहंकारी बहुत ज्यादा है। जब पहुंचोगे तो तुम भी सत्ता का ये संघर्ष देखोगे। अभी तो बताने में, सुनने में बहुत बुरा लगता है कि अरे ये तो बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन जब वहाँ सत्ता में शामिल होगे तो वहाँ पहुंचने के बाद आप इस तरीके की गड्ढमड गतिविधियां देखेंगे। हालांकि सारे आईएएस अधिकारी नहीं होते, कुछ अच्छे भी होते हैं, संवेदनशील भी होते हैं, वो ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन ऐसे कुछ ही लोग होते हैं। सचिवालय को विशेषज्ञ परामर्श देना, जो नीतियां आदि हैं, नीतियों आदि को लागू करना, व क्षेत्रीय कार्यालयों पर नियंत्रण करना, मुख्य जिम्मेदारी इनकी यही है। ये एक तरीके से राज्य प्रशासन के हाथ पैर हैं, राज्य प्रशासन के हाथ पैर माने जाते हैं। इनके जो प्रमुख होते हैं विभागों के, वो निदेशक होते हैं या महानिदेशक होते हैं, निदेशक या महानिदेशक होते हैं। तो ये सचिवालय और निदेशालय दो प्रकार के कार्यालय राज्यों में बनाए जाते हैं। अब जैसे हमने पढ़ा था कि पूरे देश में सर्वोच्च कार्यालय कैबिनेट सचिवालय है, और पूरे देश का जो सर्वोच्च लोक सेवक है, सबसे बड़ा लोक सेवक है, वो कैबिनेट सेक्रेटरी कहलाता है। ऐसे ही राज्यों में सर्वोच्च लोक सेवक का एक पद होता है, उसको मुख्य सचिव कहते हैं, मुख्य सचिव कहते हैं। चीफ सेक्रेटरी होता है राज्यों का, मुख्य सचिव कहलाता है। कैसे ये नियुक्ति की जाती है और क्या मुख्य भूमिका है, इसी के बारे में हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। इसकी नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है, और इसका चयन मुख्यमंत्री द्वारा किया जाता है। नियुक्ति मतलब इसको इंग्लिश में अपॉइंटमेंट कहते हैं, और इसको सिलेक्शन कहते हैं। जैसे आपका सिलेक्शन कौन करता है, जब आप एग्जाम देते हो आईएएस का, सिविल सर्विस का, तो आपका सिलेक्शन कौन करता है, यूपीएससी करता है ना, सिलेक्शन आपका यूपीएससी करता है, वही एग्जाम कंडक्ट कराता है। और आपका अपॉइंटमेंट कौन करता है, जब आप आईएएस बनोगे तो आपका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट करेगा, राष्ट्रपति करेगा, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर और मुहर से नियुक्ति होगी आपकी। जो अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा उसमें राष्ट्रपति का हस्ताक्षर रहेगा। ऐसे ही जो राज्यों में मुख्य सचिव है, उसका चयन, उसका सिलेक्शन मुख्यमंत्री करता है, और उसका अपॉइंटमेंट गवर्नर करता है। यूपीएससी ने यह सवाल पूछा था एक बार कि राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति कौन करता है, लेकिन यूपीएससी साल भर बाद आंसर बताता है। यूपीएससी ने साल भर बाद जो आंसर शीट जारी की है वो गलत जारी की, और उसने बताया कि राज्य के मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। क्योंकि यूपीएससी ने यह बता दिया, इसलिए आप अगर वेबसाइट पर सर्च करोगे, चाहे गूगल पर सर्च कर लो, चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से सर्च कर लो, कहीं भी आप वेबसाइट पर सर्च करोगे तो आपको यही आंसर मिलेगा कि मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है। हर जगह गलत लिखा है, हर जगह गलत लिखा है। इसलिए ऑनलाइन मटेरियल पर बहुत ज़्यादा विश्वास मत करना। आप गूगल सर्च करके देख लो, आपको मुख्य सचिव की नियुक्ति के बारे में आपको मुख्यमंत्री ही लिखा मिलेगा। और अब तो नोट्स में भी लिखा मिलता है, क्योंकि यूपीएससी ने जब से आंसर बना दिया कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति मुख्य सचिव की नियुक्ति मुख्यमंत्री करता है, तब से नोट्स में भी ये लिखा मिलने लगा। लेकिन ये गलत है, पूरी तरीके से गलत है। जो मुख्य सचिवों की नियुक्ति है वो राज्य का राज्यपाल करता है। हाँ, जो नाम का चयन है, सिलेक्शन है, वो मुख्यमंत्री करता है। यानी कौन बनेगा मुख्य सचिव, ये मुख्यमंत्री डिसाइड करेगा, लेकिन उसे जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो राज्यपाल ही इशू करेगा। ये अंतर ध्यान रखना, ये ध्यान रखना। यूपीएससी ने भी इसका गलत आंसर दे रखा है। जब यूपीएससी ने गलत आंसर दिया, क्योंकि 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था, 2016 में पूछा गया था। मैंने ये पढ़ा रखा था जो मैंने अभी लिखा है, मैंने पहले भी यही पढ़ा रखा था। अब तो मैंने स्पष्ट कर दिया, पहले मैं इसको नहीं लिखता था, पहले मैं लिखता था कि राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की सलाह पर, ऐसे लिखता था। अब मैं ऐसे लिखने लगा, तो मैंने ऐसे लिखा दिया। अब जब आईएएस में क्वेश्चन आया तो एक साल तो बच्चों को लगा कि भाई ठीक है। जब एक साल बाद आंसर शीट आई तो यूपीएससी ने आंसर में मुख्यमंत्री दे दिया। तो जो बच्चे मुझसे पढ़े थे, तब तो ऑफलाइन था, ऑनलाइन तो था नहीं उस समय, तो जो बच्चे मुझसे पढ़े थे उन्होंने आकर के मुझसे कहना शुरू किया कि सर देखिए आपने राज्यपाल लिखाया है और यूपीएससी ने आंसर मुख्यमंत्री दे रखा है। मुझे भी बड़ी चिंता हुई कि भाई मैं तो यही पढ़ाता चला रहा हूँ। तो फिर मैंने उन बच्चों को दिखाने के लिए फिर मैंने मुख्य सचिव का अपॉइंटमेंट लेटर मंगवाया एक दो स्टेट से, जो वहाँ लोग काम कर रहे हैं, ब्यूरोक्रेट काम कर रहे हैं। मैंने उनसे कहा कि भाई जो मुख्य सचिव का अपॉइंटमेंट लेटर जारी होता है मुझे चाहिए, क्योंकि मुद्दा फंस गया है यूपीएससी और मेरे बीच में। तो मैंने उन बच्चों को अपॉइंटमेंट लेटर निकाल करके दिखाया कि देखो ये अपॉइंटमेंट लेटर है मुख्य सचिव का, इसमें गवर्नर अपॉइंटिंग अथॉरिटी है, गवर्नर ने अपॉइंट किया है अपने हस्ताक्षर और मुहर से। तब उन बच्चों को जाकर के सुकून मिला कि हाँ हमने सही पढ़ा है, यूपीएससी ने आंसर गलत दे रखा है। लेकिन अब यूपीएससी चूंकि एक साल बाद आंसर शीट जारी करता है, इसीलिए जारी करता है यूपीएससी कि अगर कुछ गलत हो जाए तो उस पर कोई विवाद उत्पन्न ना होने पाए। एक साल बाद जब पूरी प्रक्रिया पूरी हो गई, सब लोग चुन लिए गए, पूजा खेड़कर जैसे लोग भी सिलेक्ट हो गए, तब वो आंसर शीट जारी करता है। अब कर लो, क्या करोगे, कुछ नहीं करोगे, मुकदमा भी नहीं हो सकता। वैसे मुझे लगता है कि इसमें एक बार जम के मुकदमेबाजी होनी चाहिए, और जो पुराना रिजल्ट है वो एक साल पुराना रिजल्ट रद्द हो जाना चाहिए, फिर से नया रिजल्ट तैयार होना चाहिए। एक बार अगर यूपीएससी पर इस प्रकार जम के मुकदमेबाजी हो जाए तो यूपीएससी को अकल आ जाएगी।
फिर वो आंसर शीट जारी करने लगेगा, क्योंकि वो अभी आपको जब एग्जाम लेता है तो एग्जाम लेने के बाद वो प्री की आंसर शीट जारी नहीं करता, प्री के नंबर आपको नहीं बताता, 1 साल बाद बताता है। कोई औचित्य नहीं है, कोई भी औचित्य नहीं है। ये मनमानापन है, ये निरंकुशता है, अंग्रेजियत है, ब्रिटिश तानाशाही है, ब्रिटिश तानाशाही है। क्योंकि जो हमने यूपीएससी बनाई, हमने यूपीएससी नहीं बनाई, अंग्रेज बना के गए थे 1926 में, अंग्रेज बना के गए थे। तब उसको सेंट्रल पब्लिक सर्विस कमीशन कहते थे। 1935 में इसका नाम बदलकर फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया गया। 1950 में जब हमने संविधान बनाया तो हमने यूनियन प्रकार की व्यवस्था अपनाई, तो हमने यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कर दिया, बस नाम बदल दिया हमने, बाकी कुछ नहीं किया। आज भी यूपीएससी की आत्मा अंग्रेजों वाली है, आज भी उसकी आत्मा अंग्रेजों वाली है। जो 1926 में बना था वही यूपीएससी है जो काम कर रहा है, हमने केवल नाम बदला है 1950 में। और उसकी ये मानसिकता साफ जाहिर होती है कि वहीं सारे राज्यों के लोक सेवा आयोग जब अपना एग्जाम लेते हैं तो आंसर शीट जारी कर देते हैं, हर राज्य करता है, आंसर शीट जारी कर देता है, नंबर बता देता है, यूपीएससी नहीं बताता। ये मनमानापन ही है, जबकि सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है, दिल्ली हाईकोर्ट, ये मुकदमाबाजी हो चुका है, दिल्ली हाईकोर्ट आदेश दे चुका है, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे चुका है, यूपीएससी कहता है मैं नहीं मानता किसी का निर्णय, मैं भी संवैधानिक संस्था हूँ। अगर उच्चतम न्यायालय संवैधानिक संस्था है तो मैं भी संवैधानिक संस्था हूँ, मैं नहीं मानता निर्णय। अब बताओ इस मनमानेपन का क्या इलाज है? ये तो चिंता की बात है, ये गंभीर बात है। हमें यूपीएससी की ऐसी तानाशाही को बदलना होगा, लेकिन अब मुश्किल ये है कि आवाज़ कौन उठाए। ज़्यादातर लोग जानते ही नहीं है, जो सामान्य आदमी उसको पता ही नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो यूपीएससी की तैयारी से जुड़े हुए लोग हैं वो जानते हैं, उनमें से ज़्यादातर लोग खामोश रहने वाले लोग हैं, 99% लोग। हम जैसे 1-8% लोग हैं जो इस तरीके के मुद्दे उठाते हैं, उसका कोई औचित्य नहीं है, उसका कोई मतलब नहीं है, क्योंकि आवाज़ कम है। तो राज्यपाल नियुक्त करेगा, चयन मुख्यमंत्री करेगा। जो मुख्य सचिव है वास्तव में ये मुख्यमंत्री का और सचिवालय का प्रमुख सलाहकार है। और अब तो एक नया ट्रेंड उत्पन्न हो गया है, आप किसी संस्था की बुराई कीजिए तुरंत मुकदमा दर्ज हो जाता है। पश्चिम बंगाल में जो दुर्घटना घटी, विभत्स घटना घटी, उस घटना में यूट्यूब पर लोगों ने कलकत्ता के जो पुलिस कमिश्नर हैं और जो सरकार है उसको लेकर के टिप्पणियां की कि भाई पुलिस ने क्यों लापरवाही की और सरकार ने क्यों लापरवाही की, एफआईआर इतनी देर में लिखी गई, पोस्टमार्टम में गड़बड़ की गई। तो जिन जिन लोगों ने यूट्यूब पर वीडियो डाले, 250 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ कलकत्ता में एफआईआर दर्ज हो गई है। ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि जनाब वो तो तानाशाही करें और आप उनकी तानाशाही के खिलाफ आप बोल भी नहीं सकते। आप तानाशाही के खिलाफ बोलेंगे तो आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाएगी। तो 250 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ जो कोलकाता का वो पुलिस कमिश्नर है डफर, उसने एफआईआर दर्ज करवा दी है उस गधे ने। और यानी लोगों की आवाज़ भी दबाने की कोशिश की जा रही है, आप गलत करो और कोई गलत कहे भी ना कि आप गलत कर रहे हो। ये भी अजीब सी बात है। तो इस देश में ये एक नया ट्रेंड चल पड़ा है कि सरकारी एजेंसियां कुछ भी करें, आप सरकारी एजेंसियों के खिलाफ कुछ बोले नहीं, क्योंकि सरकारी एजेंसियों के खिलाफ बोलेंगे तो एक मुकदमा दर्ज हो जाएगा, एफआईआर दर्ज हो जाएगी। ये तो लोकतंत्र का हनन है। तब कहेगा लोकतंत्र? केवल वोट देने के लिए लोकतंत्र? लोकतंत्र में हमें बोलने की आज़ादी भी तो है। हाँ, हम बोलने की आज़ादी का दुरुपयोग नहीं करेंगे, हम गलत नहीं बोलेंगे, लेकिन ये बात तो सत्य है। इस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी टिप्पणी कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमने 30 साल के करियर में जो जज मामले की सुनवाई कर रहा था, उस जज ने कहा कि हमने अपने 30 साल के जजशिप के करियर में पुलिस की ऐसी लापरवाही नहीं देखी। ये सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी है। तो ये तो भला हुआ कि वो सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मुकदमा नहीं लिख सकते, नहीं तो कलकत्ता का पुलिस कमिश्नर सुप्रीम कोर्ट के जज के खिलाफ मुकदमा लिखवा देता। वो तो इस किस्म का पुलिस कमिश्नर है। लेकिन आम जनता बेचारी सुप्रीम कोर्ट की जज है नहीं, इतनी पावर तो है नहीं, तो आम जनता के खिलाफ मुकदमेबाजी हो गई। 250 से ज़्यादा लोगों के खिलाफ उसने एफआईआर दर्ज करवा रखी है। सब फिल्टर करवा के एक टीम लगा दी कि फिल्टर करो, यूट्यूब पर देखो किसने किसने कोलकाता पुलिस के खिलाफ और किसने किसने सरकार के खिलाफ बोला है, सबके यूट्यूब निकालो और सबके खिलाफ एफआईआर दर्ज करो। इसकी तो ये अकल्पनीय है, ये अकल्पनीय है, लेकिन ऐसा किया गया। तो मुख्यमंत्री और सचिवालय का प्रमुख सलाहकार होता है जो राज्य का मुख्य सचिव होता है। ये राज्य की लोक सेवाओं का प्रधान होता है। ये राज्य की लोक सेवाओं का प्रधान होता है। जितने भी राज्य के लोक सेवक हैं, जितने भी पब्लिक सर्वेंट हैं, उन पब्लिक सर्वेंट का मुखिया होता है। ये राज्य के सिविल सेवाओं के सपनों का पद होता है। आप एक बार आईएएस बन जाते हो राज्य में, तो आपकी ये ख्वाहिश होती है कि काश एक बार मुख्य सचिव का पद मिल जाए। कैबिनेट सेक्रेटरी की उतनी चाहत नहीं होती, लेकिन मुख्य सचिव की चाहत ज़्यादा होती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कैबिनेट सेक्रेटरी के पास बहुत रियल पावर नहीं होती, लेकिन इसके पास बहुत रियल पावर होती है। हर किस जिले में कौन डीएम तैनात होगा, किस जिले में कौन एसपी तैनात होगा, ये सब कुछ इसी का डिसीजन होता है, सब कुछ मुख्य सचिव का डिसीजन होता है। तो वास्तव में जो रियल पावर एंजॉय करता है वो स्टेट का चीफ सेक्रेटरी है। सही अर्थों में यही राज्य का मुख्यमंत्री है, क्योंकि राज्य का मुख्यमंत्री राज्य के बारे में उतनी जानकारी नहीं रखता जितनी इसके पास होती है, क्योंकि इसे प्रशासनिक अनुभव होता है। इसलिए राज्य का मुख्यमंत्री हमेशा मुख्य सचिव पर डिपेंडेंट होता है, हमेशा निर्भर होता है। ये मुख्यमंत्री की आंख और कान होता है। मुख्यमंत्री की आंख और कान होता है। तो ये मुख्य सचिव का पद होता है, जो राज्य की सिविल सेवाओं का, राज्य की लोक सेवाओं का मुखिया है। राज्य के प्रशासन का सर्वोच्च पद है, राज्य के प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। देश के प्रशासन का सर्वोच्च प्रशासनिक पद कैबिनेट सेक्रेटरी है, जो अभी कल नए कैबिनेट सेक्रेटरी जिन्होंने पद ग्रहण किया है, गौबा थे उसके पहले, उनकी जगह टीवी सोमनाथन बन गए, तो वो नए कैबिनेट सेक्रेटरी बने। वो देश का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है, और हर राज्य का जो मुख्य सचिव है वो राज्य का सर्वोच्च प्रशासनिक पद है। इसी के साथ राज्य की कार्यपालिका समाप्त होती है। ये स्टेट एग्जीक्यूटिव के बारे में कंप्लीट चर्चा है। अब
स्टेट एग्जीक्यूटिव के बाद, राज्य की कार्यपालिका के बाद हम लोग राज्य की विधायिका पढ़ेंगे। राज्य की विधायिका बहुत लंबी चर्चा नहीं है, बहुत बड़ी चर्चा नहीं है। जैसे हम लोगों ने संसद के बारे में बहुत लंबा पढ़ा, 9 दिन हम लोगों ने संसद के बारे में पढ़ा, बहुत विस्तार से पढ़ा। इतना विस्तार से यहाँ पर पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ एक दिन में हम वो सारी जानकारी कंप्लीट कर लेंगे, क्योंकि राज्य की विधायिका में ज़्यादातर भूमिकाएं वैसी ही हैं जैसे हम लोगों ने केंद्र में पढ़ी हैं, बस केवल संरचना अलग है। तो राज्य की विधायिका की संरचना के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। बाकी जो प्रावधान, जैसे लोकसभा अध्यक्ष होता है ऐसे यहाँ विधानसभा अध्यक्ष होता है, जैसे राज्यसभा का सभापति होता है वैसे विधान परिषद का सभापति होता है। तो बाकी जैसे वहाँ स्पीकर की नियुक्ति होती है वैसे यहाँ स्पीकर की नियुक्ति होती है, जैसे वहाँ प्रोटेम स्पीकर होता है वैसे यहाँ प्रोटेम स्पीकर होता है, सब कुछ आइडेंटिकल होता है। तो इसलिए जैसे वहाँ धन विधेयक पारित होता है वैसे यहाँ धन विधेयक पारित होता है, जैसे वहाँ धन विधेयक में लोकसभा के अधिकार है वैसे यहाँ धन विधेयक में विधानसभा के अधिकार है। तो सब कुछ वैसे ही होता है, सब कुछ वैसे ही होता है। इसलिए यहाँ बहुत डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, एक दिन में हम लोग इस बात की चर्चा कंप्लीट कर लेंगे। शुरुआत कर लेते हैं हम लोग थोड़ी सी यहाँ पर राज्य विधानमंडल, बाकी मंडे इसको कंप्लीट कर लेंगे और मंडे क्वेश्चन आंसर भी करेंगे। राज्य की कार्यपालिका और राज्य की विधायिका, क्योंकि राज्य की विधायिका से ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते, कभी कभी ही आते हैं, हमेशा नहीं पूछे जाते, ज़्यादा कदा ही पूछे जाते हैं। तो क्योंकि छोटा सा डिस्कशन है, तो राज्य विधानमंडल और राज्य की कार्यपालिका दोनों के बारे में क्वेश्चन भी हम लोग मंडे करेंगे प्रीवियस ईयर के, इसलिए लेकर आना, सॉरी तैयार होकर के आना, सारे नोट्स तैयार करके रिवीजन करके आना। तो स्टेट लेजिस्लेचर, भाग 6 है, राज्य के बारे में भाग 6 है। जैसे संघ भाग 5 है वैसे राज्य भाग 6 है। तो भाग 6 में ही कार्यपालिका और भाग 6 में ही विधायिका, राज्य की विधायिका के बारे में वर्णन किया गया है। तो अब क्या वर्णन किया गया है हम लोग इसकी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले आर्टिकल 168 है और ये कहता है राज्य विधानमंडल के अंग, ऑर्गन, राज्य विधानमंडल के अंग। राज्य विधानमंडल के या तो 3 अंग होंगे या 2 अंग होंगे। जैसे संसद के 3 अंग हम लोगों ने पढ़े थे, राष्ट्रपति, लोकसभा, राज्यसभा पढ़ा था, वैसे ही यहां पर राज्य विधानमंडल के भी अंग हैं, लेकिन यहां पर या तो 2 होंगे या तो 3 होंगे। यहां जरूरी नहीं कि 3 हो। कैसे, समझो इस बात को। एक तो राज्यपाल होगा ही होगा, जैसे वहां राष्ट्रपति था वैसे यहां राज्यपाल भी है। क्यों? क्योंकि राज्यपाल भी कानून बनाने की गतिविधियों में पूरी तरीके से शामिल है। धन विधेयक उसकी अनुमति के बिना पेश नहीं किए जाएंगे, कोई भी विधेयक उसकी अनुमति के बिना कानून नहीं बनेगा। तो राज्यपाल राज्य विधानमंडल का अनिवार्य अंग है। अंग है, मेंबर नहीं है, सदस्य नहीं है। उसकी सेवा शर्तों में लिखा है, हम लोग राज्यपाल की सेवा शर्तों में लिखा है, वह संसद या राज्य विधानमंडल के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। तो सदस्य नहीं होता, अंग होता है, तो मेंबर नहीं होता वो, यानी वहां चुनकर नहीं आता। इसके अलावा जो दूसरा अंग है वह है विधानसभा, लेजिस्लेटिव असेंबली। ये दो जरूर होते हैं, ये दो जरूर होते हैं। और यदि यदि तीसरा अंग है तो तीसरा अंग बनाया जा सकता है, उसको विधान परिषद कहते हैं। यदि है, यदि है तो, जरूरी नहीं कि हो, ये ऑप्शनल है, ये कंपलसरी है, ये कंपलसरी क्वेश्चन टाइप का है, राज्यपाल और विधानसभा। और ये ऑप्शनल है, विधान परिषद, लेजिस्लेटिव काउंसिल। यदि है तो, हमने ऊपर ही लिख दिया यदि है तो, क्योंकि जरूरी नहीं कि हो। तो अगर विधान परिषद नहीं है तो राज्य विधानमंडल के 2 ही अंग होंगे, राज्यपाल होगा, विधानसभा होगी। यदि विधान परिषद है तो विधान परिषद के होने पर 3 अंग होंगे, राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद। ये 2 सदन होंगे, अगर हैं तो, दोनों हैं तो 2 सदन होंगे। अगर एक ही है तो 1 सदन होगा, जहां पर विधान परिषद नहीं होगी वहां 1 सदन होगा, जहां पर विधान परिषद है वहां 2 सदन होंगे विधानमंडल में। तो डिपेंडिंग ऑन सिचुएशन। अगर विधानसभा के साथ विधान परिषद भी है तो इसको निम्न सदन कहेंगे, इसको उच्च सदन कहेंगे। ये लोकप्रिय सदन है, ये विशेषज्ञ सदन है। अगर विधान परिषद है तो, अगर विधान परिषद नहीं है तो ये क्लासिफिकेशन भी नहीं होगा, ये वर्गीकरण भी नहीं होगा। तब निम्न सदन उच्च सदन का वर्गीकरण भी नहीं होगा, कोई निम्न सदन नहीं होगा, कोई उच्च सदन नहीं होगा, केवल विधानसभा होगी। और तब निम्न सदन और उच्च सदन का वर्गीकरण भी मान्य नहीं होगा। अगर विधान परिषद है तो विधान परिषद के होने पर विधानसभा को निचला सदन कहेंगे, क्योंकि ये लोगों से निचले स्तर से, ग्रास रूट लेवल से चुनकर आता है, निचले स्तर से लोग सीधे वोट देकर के चुनकर के भेजते हैं, इसीलिए इसको लोकप्रिय सदन कहते हैं। और जो विधान परिषद है ये ठीक वैसा ही है जैसे हमने राज्यसभा बनाई है विशेषज्ञ सदन के रूप में, ऐसे ही यहाँ पर विशेषज्ञ सदन के रूप में विधान परिषद बनाया जाएगा, इसलिए विधान परिषद को उच्च सदन कहेंगे। यदि होगा तो, यदि होगा तो, नहीं होगा तो फिर एक ही सदन होगा। वर्तमान समय में केवल 6 राज्य हैं जहां पर विधान परिषदें हैं, बाकी राज्यों में नहीं है। आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक।
केवल 6 राज्यों में विधान परिषदें हैं वर्तमान समय में। बाकी राज्यों में विधान परिषदें नहीं है, बाकी राज्यों में नहीं है, लेकिन बाकी राज्यों में बनाई जा सकती हैं। और अगर कहीं विधान परिषदें हैं तो विधान परिषदें खत्म की जा सकती हैं, बनाई भी जा सकती हैं, खत्म की जा सकती हैं। तो विधान परिषद का सृजन एवं उत्सादन, क्रिएशन और एवोल्यूशन। आर्टिकल 169। और फिर दूसरी बात यह है कि विधान परिषदों की जरूरत क्यों पड़ी। हमने 6 राज्यों में अपनाया, सारे राज्यों में है नहीं, तो हमने क्यों अपनाया है विधान परिषदों को। विधान परिषदें इसलिए बनाए जाने की व्यवस्था की गई क्योंकि कुछ राज्य बड़े हैं। हमारे यहाँ उत्तर प्रदेश जैसा राज्य है जिसकी पॉपुलेशन ब्रिटेन से 4 गुना ज़्यादा है। 4 ब्रिटेन उत्तर प्रदेश में अकेले समा जाए। विश्व के केवल 5 देश ऐसे हैं जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा है। बाकी विश्व के 5 देशों से ज़्यादा, विश्व में 5 देशों से ज़्यादा ऐसे कोई देश नहीं है जिनकी जनसंख्या उत्तर प्रदेश से ज़्यादा हो। तो इतने बड़े प्रदेश हैं उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश कि विश्व के केवल 5 देशों की पॉपुलेशन यूपी से ज़्यादा है, बस, बाकी नहीं है। तो जब इतने बड़े बड़े राज्य हैं तो जाहिर सी बात है ऐसे बड़े राज्यों के लिए निर्णय लेना, नीतियां बनाना आसान कार्य नहीं है, बेहद कठिन कार्य है। तो ऐसे परिवेश में जब हम नीतियां बनाएंगे, निर्णय लेंगे, तो भाई विशेषज्ञता की जरूरत तो पड़ेगी इतने बड़े देश के लिए, जहां विश्व के केवल 5 देशों की पॉपुलेशन इससे ज्यादा हो। तो ऐसे परिवेश में विशेषज्ञ सदन का होना जरूरी है इस विशेषज्ञता के लिए। और दूसरी बात, एक सदन होता है तो फटाफट विधानसभा ने पारित किया और कानून बन गया, कोई जरूरत ही नहीं, कोई दिक्कत ही नहीं है। 2 सदन होते हैं तो एक से पारित होने के बाद दूसरे में भेजा जाता है, जब तक दूसरा पारित न करे तब तक कानून नहीं बनेगा, तो देरी होती है, समझ का मौका मिलता है, जल्दीबाजी में कानून बनने से रोका जा सकता है, जल्दीबाजी में कानून बनने से रोका भी जा सकता है। तो दूसरे सदन के फायदे हैं, लाभ हैं, इसलिए यह व्यवस्था की गई कि दूसरा सदन बनाया जा सकता है, जरूरी नहीं बनाया जाएगा, बनाया जा सकता है। क्योंकि जो छोटे राज्य हैं वहां जरूरत ही नहीं, सिक्किम बेहद छोटा, नॉर्थ ईस्ट के राज्य बेहद छोटे, तो जहां पॉपुलेशन ही 20 लाख 30 लाख की है, 40 लाख की है, इतनी पॉपुलेशन तो यूपी के कुछ जिलों की, ज्यादातर जिलों की है, इतनी पॉपुलेशन तो यूपी के कई जिलों की है, और यूपी के कई जिलों की पॉपुलेशन इससे ज्यादा है। तो उन राज्यों में तो जरूरत नहीं पड़ेगी, छोटे राज्य हैं। लेकिन जहाँ बड़े राज्य हैं वहाँ पर उत्तर प्रदेश है, बिहार है, गुजरात है, तमिलनाडु है, बड़े बड़े राज्य हैं, आंध्र प्रदेश है, महाराष्ट्र ही है, तो इन राज्यों में आवश्यकता पड़ सकती है। तो अगर राज्य चाहें तो विधान परिषद बनाई जा सकती है, और अगर राज्यों को लगता है कि नहीं जरूरत है तो विधान परिषदें खत्म की जा सकती हैं। कैसे विधान परिषदें बनाई जाएंगी, कैसे विधान परिषदें खत्म की जाएंगी, हम लोग इन सारी बातों के विषय में फिर मंडे कंटिन्यू, यानी आर्टिकल 169 से हम लोग मंडे डिस्कशन करेंगे। मंडे ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा विधानमंडल, और इसके बाद क्वेश्चन आंसर भी हम लोग राज्य की कार्यपालिका और विधायिका दोनों का हम लोग एक साथ करेंगे। तो अब चूंकि समय समापन की ओर है, 5 ही 7 मिनट बचे हुए हैं, तो चैट आपके ऑन करके देख लेते हैं, क्वेश्चन आपके ले लेते हैं।